राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व की महाशक्तियों का महामंथन इस वक्त चल रहा है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहले सेशन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मेहमानों का स्वागत किया और ये 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो बता रहे हैं कि गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर रूस के विदेश मंत्री तक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से लेकर इटली के प्रधानमंत्री तक, प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राष्ट्राध्यक्षों का गर्मजोशी के साथ शानदार तरीके से स्वागत किया। इस दौरान विश्व के बड़े नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की जबरदस्त बॉन्डिंग भी देखने को मिली। जो नेताओं की, विश्व के नेताओं की बॉन्डिंग थी, वो भी प्रधानमंत्री की ओर देखने को मिली। बिल्कुल, तमाम वैश्विक नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो तस्वीरें सामने आई, जो बॉडी लैंग्वेज सामने आई, वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और G20 में आए सभी मेहमानों का जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक लीडर को खुद रिसीव किया, स्वागत किया और उसके बाद समिट की शुरुआत हुई। लेकिन एक महत्वपूर्ण पल और भी नजर आया, उसके बारे में आपको बताते हैं। G20 में आए सभी मेहमानों का स्वागत कोणार्क चक्र के सामने किया गया। ये देखिए, ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का जो मूल मंत्र दिया जा रहा है भारत की तरफ से, उसका जिक्र था और कोणार्क चक्र दिखाई दिया। आखिर कोणार्क चक्र को इसके लिए क्यों चुना गया, ये हम आपको अब बताने जा रहे हैं। प्राचीन ज्ञान, उन्नत सभ्यता और स्थापत्य का यह प्रतीक माना जाता है। काल चक्र यानी लगातार बढ़ते समय की गति का यह संदेश देता है। कोणार्क चक्र प्रगति और निरंतर परिवर्तन का यह प्रतीक है। और यह निरंतर परिवर्तन हम वर्ल्ड ऑर्डर के जब जिक्र करते हैं तो भी नजर आ रहा है। लोकतंत्र का पहिया इसके तौर पर भी पहचान है। लोकतांत्रिक आदर्शों के लचीलेपन का यह संदेश देता है। तो कोणार्क चक्र जो है वो ऐसे ही नहीं लगा दिया गया, इसका अपना संदर्भ है, इसके अपने मायने। समाज में प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता का इसे प्रतीक माना जाता है, एक सिंबल के तौर पर इसे देखा जाता है। पूरे दिन और पूरे वर्ष सूर्य की गति को आंकने में यह सक्षम है कोणार्क चक्र। और इसी के सामने G20 के तमाम मेहमानों को रिसीव किया प्रधानमंत्री मोदी ने। तो इसकी अपनी महत्ता भी होती है। और अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यहां पर पहुंचे और ठीक कोणार्क चक्र के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यहां स्वागत तो सभी राष्ट्राध्यक्षों का हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जो बाइडेन आते हैं तो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं हाथ मिलाने के बाद, और उसके बाद एक तरह का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं जो बाइडेन को। उनको कोणार्क चक्र के बारे में बताते हैं, इसकी महत्ता के बारे में बताते हैं और फिर उसके बाद जो बाइडेन आगे निकल जाते हैं। तो तमाम मेहमानों को यह बताने की कोशिश भी कि आखिर कोणार्क चक्र का इस्तेमाल क्यों किया गया और कैसे काल चक्र यानी लगातार बढ़ते समय की गति का संदेश देने वाला यह चक्र है। तो ये तस्वीरें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पुष्पेश जी, आप इस पहलू को लेकर हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, इस काल चक्र के बारे में? बताना था वो आपने बता दिया है जी। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक ऐसा प्रतीक है जिसमें भवन निर्माण, स्थापत्य, जो हमारा शिल्प शास्त्र है, वास्तु है, उसका भी परिचय होता है। जो हमारी उन्नत अतीत में टेक्नोलॉजी थी, दिल्ली का जंतर मंतर आप देखें तो वो पत्थरों से बने ऐसे यंत्र हैं जो गर्मी से घटते बढ़ते संकुचित नहीं होते और सूरज की पूरी दशा को नाप सकते हैं, समय को माप सकते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ कर यह फैसला लिया गया होगा, ये कोणार्क चक्र की तस्वीर लगाई गई होगी, तो उसके पीछे क्या थॉट रहा? नहीं, उसके पीछे थॉट यही है कि आप भारत की समय की चाल के अलावा उन्नत तकनीक का उल्लेख करें। सिर्फ एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, तमाम भारतीय प्राचीन इतिहास का विद्यार्थी होने के बाद भी, कि इसमें लोकतंत्र का पहिया कहाँ से आ गया। कि लोकतंत्र, ये निर्माण इसका गंग वंश के एक राजा ने करवाया। लोकतंत्र भी एक समय के मुताबिक है शायद। बिल्कुल। सेवाज जी, एक मिनट, ये जो ये है प्रोग्रेस का, डायनामिज्म का, आगे बढ़ने का। जहां आप रुके नहीं, आप खत्म हो गए। चलना ही तो जिंदगी का पहलू है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रोग्रेस दिखाना, ये डायनामिक रहना, मूवमेंट दिखाना, ये दिखा रहा है कि वी आर ग्रोइंग
और मुझे लगता है वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट है। ठीक है ये संजय जी, trust जल्दी की से एक तरफ पॉइंट, जा उसके बाद मनीष के पास जाना है। मैं कहूंगा कि ये एक सिंबल है ब्राइटनेस का, जो डार्कनेस है, डार्कनेस से ब्राइटनेस का, कि जो ग्लोबल साउथ में एक अंधकार है, जो गरीबी है, तो अंधेरे से रोशनी में आने का, बिल्कुल ये आप ठीक कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि समय की गति का तो है, लेकिन जो अंधेरे से रोशनी में आने का भी प्रतीक इसे माना जा रहा है कोणार्क चक्र को। और हम मनीष के पास चलेंगे जल्दी से। मनीष, आधे घंटे का समय और रह गया है जब द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत होगी, 1 बजे बताया जा रहा है। जी मनीष, क्या इस वक्त अपडेट वहां से? इस वक्त अगर मैं आपको कहूं तो बस मुझे लगता है कि क्लोज डोर सेशन भी खत्म हो चुका है और इस वक्त लीडर्स का जो लंच आवर है वो चल रहा है। तो इस वक्त लंच के बाद तब बायलैटरल समिट शुरू होगा। तो मीटिंग खत्म हो गई है। पहले राउंड की जो मीटिंग थी जिसका नाम वन अर्थ था, जिसमें ज़्यादातर जियोपॉलिटिकल के इश्यूज़ पर सभी राष्ट्राध्यक्षों ने और बाकी डेलीगेशन के दूसरे प्रतिनिधियों ने जो है अपनी अपनी बातें रखी है। और उसके बाद अब लंच पीरियड चल रहा है, यानी लंच के बाद एक बार फिर शुरू होगा सिलसिला बायलैटरल्स का, जहां पर हर एक देश जिन देशों के साथ उनके बायलैटरल सेटअप है उनसे वो बात करेंगे। 1.5 घंटे का वक्त वो रखा गया है और उसके बाद फिर जो दूसरा सेशन है वो शुरू होगा जिसका नाम वन फैमिली रखा गया है। तो कह सकते हैं कि G20 का जो पहला सेशन है वो खत्म हो चुका है। उस सेशन में निश्चित तौर पर हर एक देश ने अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके जो जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से अपनी बातों को रखा है। और भारत ने उन सब के बीच में एक तरह से जो ट्रस्ट को बिल्ड करने की कोशिश की है। बिल्कुल, वही और ट्रस्ट वन अर्थ डेफिसिट के बाद जिसका अब जो प्रधानमंत्री ने दूसरा अपने सेशन संबोधन है में जिक्र वो किया था, है उसी वन को। फैमिली। लेकिन मनीष, इस सब के बीच सबकी नजरें अब इस बात को लेकर भी हैं, थोड़ी देर पहले जो ब्रेकिंग न्यूज हमने अपने दर्शकों को दी कि संभावना बनती नजर आ रही है कि रूस और अमेरिका के बीच कुछ बात हो, कुछ मुद्दों को लेकर बर्फ पिघलने के आसार वाकई नजर आते हैं क्या? इस सवाल के साथ मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि क्या मुलाकात हो भी रही है या नहीं? देखिए, अगर ट्रस्ट डिफिसिट खत्म करना है तो बात तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और बात करने के लिए इससे बेहतर और क्या मौका हो सकता है कि जब एक ही छत के नीचे दोनों देशों के डेलीगेशन हैं और एक डेलीगेशन को तो खुद यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन लीड कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लावरोव मौजूद हैं और दोनों पक्षों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो बायलैटरल होंगे उसके दरमियान इन दोनों देशों के डेलीगेशन और की ये भी समय आपसी मनीष बातचीत बताया हो जा रहा है जाए। और 1:30 मुझे बजे से लगता है 3 कि बजे के अगर बीच में हो ऐसा सकता हुआ है। जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है। और समय जल्दी से बताइए मनीष, समय 1:30 बजे जी हाँ, से बिल्कुल 3 बजे देखिए, के बीच क्योंकि में हो वो सकता एक ऐसा टाइम है। है। ठीक है मनीष, आपके पास आएंगे। अचल जी, मैं चाहूंगी आप इस पर रिएक्ट करें। क्या ये बर्फ पिघलेगी? ऐसा लगता है आपको कि ये जो आइसबर्ग, जो दिमागी आइसबर्ग है, यानी कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन है रूस अमेरिका के बीच में, ये काम करेगा? हाँ, देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ महीनों के बल्कि 1.5 साल से जो चल रहा है रशिया और नेटो लेड बाय अमेरिका, और सब ने अपने अपने बॉटम लाइन्स दे रखे हैं और उस पर कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही सीज़ फायर की। ऐसे में सिर्फ इन लोगों का मिलना बाय इटसेल्फ इज़ अ बिग अचीवमेंट, और वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि हमने फैसिलिटेट किया है। इनफैक्ट इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिस पे लोगों की नज़र है कि अगर आज की तारीख में दोनों साइड्स को अगर किसी कंट्री पे विश्वास है तो वो भारत है। अगर कुछ बिल्कुल सही बात है। और मैं ये नहीं विश्वास कह रहा कि हम बहाली का सॉल्यूशन दे सकते हैं जी जी, कि हम ये नहीं कह सकते कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इस तरह से रिजॉल्व कर लीजिए, लेकिन कम से कम कोशिश तो हो रही है। हम facilitate विश्वास बहाली की बात तो कर रहा है भारत, ये अपने आप में बड़ी बात है। और देखिए, अभी तक के 2 बड़े पॉइंटर्स निकलकर सामने आए हैं। एक तो एयू का औपचारिक स्वागत हो गया, G20 में उसे शामिल कर लिया गया, और दूसरा ये कि आसार बनते हम देख रहे हैं, नजर आ रहे हैं कि अमेरिका और रशिया के बीच बातचीत हो और कुछ मसलों को लेकर हम तो यही उम्मीद करते हैं निधि कि सॉल्यूशन निकले।